विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल सिलेबस। तुम्हारा तो माइक्रो और मैक्रो दोनों का ही स्टडी करना जरूरी है, ठीक है? बिकॉज अनटिल अनलेस वी आर अवेयर ऑफ द माइक्रो पार्ट, हम लोग मैक्रो लेवल को नहीं समझ सकते। मैं एकदम ब्रीफ एक बार रिकैप दे रही हूँ, ब्रीफ रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो लेवल अलग से पढ़ाई चल रही है, अब मैक्रो लेवल की जो पढ़ाई है इसमें एक बार कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। उसके बाद अपने आगे सिलेबस वाइज जो तुम्हारी है, सिलेबस के चैप्टर वाइज अपने आगे बढ़ेंगे। हम लोग को इकोनॉमिक्स का मतलब पता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब है द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, राइट? अब ये इकोनॉमी क्या है? हम लोग बोलते हैं ना इकोनॉमी, इट्स एन अर्थव्यवस्था। हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। मतलब व्यवस्था मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू सिस्टम ऑन, और वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ समथिंग। कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। बोलते हैं ना हिंदी में इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इट मीन्स इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, समथिंग, कुछ ना कुछ है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिसोर्स। हाउ डू रिसोर्स एलोकेशन टेक्स प्लेस इन द एंटायर सोसाइटी। अब मैं अगर साधारण से लैंग्वेज में तुमको समझाऊं इकोनॉमी को, तो ये हमारी सोसाइटी है। इकोनॉमी कहाँ है, मतलब ये है क्या? इकोनॉमी तो हमारे समाज में ही है ना, समाज से बाहर चांद सूरज पे नहीं है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये हमारे समाज का एक पार्ट है, सोसाइटी का। अब सोसाइटी में कौन कौन है? देखो, इकोनॉमिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं। एक हो गए रिसोर्सेस, दूसरा हो गया मेरा प्रोड्यूसर, और तीसरा हो गया हमारा कंज्यूमर, राइट? आकृति समझ नहीं आने से पूछना। ये तीन चीजों का जो तालमेल है, पूरा इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद दिस ओनली। सोसाइटी, इकोनॉमी इज व्हाट? इकोनॉमी इज एन इंटररिलेटेड मैकेनिज्म, इट इज अ सिस्टम। हम लोग हिंदी में बहुत इजी वे में समझते हैं कि अर्थव्यवस्था, सो रिसोर्सेज और पैसे की व्यवस्था इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? ये हमारे समाज में इकोनॉमी होता है, सोसाइटी में इकोनॉमी होती है, ठीक है? इकोनॉमी जब बोलते हैं ना इकोनॉमी संभल के चलो, खर्च कम करो, बोलते हैं ना, वी यूज दिस टर्म इकोनॉमिकली चलो। बट एक्चुअली ये इकोनॉमी कहाँ होता है? इकोनॉमी हमारे समाज में होता है, सोसाइटी में। अब इसमें ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक है रिसोर्सेस, दूसरा है प्रोड्यूसर, और तीसरा है कंज्यूमर। ये तीन चीज को समझ लो, बस पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा, राइट? अब देखो, हम लोग जानते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस हर लेवल के लोगों के लिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, छोटा बड़ा, प्रोड्यूसर, अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की, सबके सबको रिसोर्सेस की जरूरत है, बिकॉज ही विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज, राइट? अभी जो प्रोड्यूसर, मैं मान लू प्रोड्यूसर, वो नहीं बोलेगा कभी भी मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज और स्केर्सिटी का बहुत पुराना रिश्ता है। पूरी इकोनॉमिक्स ना ये रिसोर्स स्केर्सिटी को लेकर ही चलती है। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स, दैट इज व्हाई वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और वी हैव टू वर्क आउट विद दिस प्रॉब्लम। अगर रिसोर्सेज बहुत होती, इफ यू हैव एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, तो ना स्केर्सिटी होती, ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता, ना इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हम लोग। क्योंकि रिसोर्स में स्केर्सिटी टर्म ऐड हो गया है, दैट इज व्हाई वी आर हियर टू स्टडी सो मेनी टॉपिक्स, इतने सारे फॉर्मूला, इतने टॉपिक्स पढ़ते हैं। स्केर्सिटी नहीं होती तो क्यों पढ़ते? क्लियर? तो अभी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, प्रोड्यूसर के लिए भी रिसोर्सेज स्केर्स है, क्योंकि उसको भी सोचना है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में डेफिनेटली ही विल मेक अ चॉइस, ए प्रोड्यूस करूं या बी प्रोड्यूस करूं। ए को करेगा तो बी जाएगा, बी को करेगा तो ए जाएगा, और ही विल मेक अ बैलेंस की इतना ए इतना बी, 50-50। तो देयर इज ऑलवेज अ स्केर्सिटी प्रॉब्लम इज देयर, एंड सो एवरीवन हैज टू मेक अ चॉइस। अब देखो कंज्यूमर के लिए भी, उसके पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी स्केर्स हैं। तो बोलो कि तुम्हारे पास बहुत सैलरी है, बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। एवरीवन, देयर रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स। तो कंज्यूमर, कंज्यूमर भी सोचेगा मैं क्या प्रोडक्ट खरीदूं, एक्स खरीदूं या वाई खरीदूं, कितना पैसा एक्स में खर्चा करूं, कितना पैसा वाई में खर्च करूं। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं अपने रिसोर्स के बारे में, बी अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर, सभी कोई। तो ऊपर में आ गई तुम्हारी सबसे पहले रिसोर्सेज स्केर्सिटी। अभी नीचे में व्हेन वी डील विद दिस मेकिंग अ चॉइसेस, हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि विल मेक अ चॉइस दैट विल ऑप्टिमाइज अवर सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, हम लोग ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज व्हाट इज आवर मेन कंसर्न इज।
हमारा मेन कंसर्न है ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूरी इकोनॉमिक्स इसी चीज को है, इसी चीज को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं। एक हो गई रिसोर्सेज स्कैर्सिटी और दूसरा हो गया उसको किस तरीके से यूटिलाइज करे टू गेट दी बेस्ट आउट ऑफ इट। कम रिसोर्सेज खर्च करके बेस्ट उससे हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, बेनिफिट हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा उससे डिराइव कर सके। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, राइट? समझ में आ रहा है आकृति? जहां हम पढ़ रहे हैं तुम बोलोगे मैम क्या ये एक ही चीज पढ़ा रहे हो? हाँ समझ में आ रहा है। समझ आ रही है? ये तो चीज पढ़ी हुई है, ये तो बेसिक हम्म। चीजें पढ़ी हुई है ना। अब देखो हमने जैसे समाज की बात की और प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात की, यहाँ पर ना ये सारे इंटरवेंशन में ही देखो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सब कुछ चलता है। बट इसमें गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है कि किस तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करना है ओवरऑल इकोनॉमी में, पूरा एक फ्रेमवर्क है, पॉलिसीज तैयार करता है। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे टेक एक्टिव रोल। निर्मला सीतारमन जी ने अभी बजट पेश किया, तो क्या होता है हमारा अभी जैसे एक नया कुछ आया ऑडिट रूल, कंपनीज एक्ट में नए प्रपोजल, टैक्स में चेंजेस आए। तो हर एक छोटी बड़ी चीज जो भी पॉलिसीज आती है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, और हम अगर मैं छोटा सा कंज्यूमर हूँ तो मेरे ऊपर आइदर डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हो या इनडायरेक्टली, कैसे करके मेरे ऊपर इम्पैक्ट होगा ही। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सी पॉलिसी बन रही है, कौन सी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर, वो चीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। समझे? नहीं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समझ ही नहीं आएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ। अब ये तो समझ में आ गया कि हमारी भाई इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी को लेकर डील कर रहे हैं। अब मैं जो पहली चीज पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्या बताता है? देखो ये बहुत बेसिक चीज है। जब हम मैक्रो लेवल पे जितने तरह की थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं, लाइक ISN-LM मॉडल, केनेजियन थ्योरी और बहुत सारी थ्योरीज आगे और भी नया नया मल्टीप्लायर अप्रोच, मनी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी पढ़ेंगे, ऐसे डिफरेंट टाइप के थ्योरीज पढ़ेंगे। उसके लिए बेसिक चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको बिना जाने आप इकोनॉमिक्स का फ्रेमवर्क नहीं समझ सकते। कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब ही समझ में आ रहा है कि इनकम जो है वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमी में मूव कर रहा है, घूम रहा है। इनकम दैट इज आई एम प्रोवाइडिंग सम प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड आई एम जनरेटिंग सम इनकम, ठीक है? वो हुआ मेरा इनकम, वट एवर इज कमिंग टू मी, द रेवेन्यू दैट इज कमिंग टू मी बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बट ये सर्कुलर फ्लो क्यों बोल रहा है? इसका मतलब पूरे जो हमारे पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें ये सर्कुलेट करता है। तुम मुझे पैसे दे रही हो, मैं किसी और को दे रही हूँ, वो किसी और को दे रहा है, हम लोग पैसे को होल्ड करके नहीं रख रहे, देखो। इसलिए हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें फर्स्ट मॉडल है टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। फर्स्ट मॉडल है टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। अब मैं इसको समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। इकोनॉमिक्स ना इंटर रिलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक चीज पढ़ रहे हो तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं है। सारे मॉडल सारे कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वैसे पढ़े। अब देखो हम मान रहे कि टू सेक्टर मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग, सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल विच आई एम एक्सप्लेनिंग सर्कुलर फ्लो में। ये हमारा सॉरी दिस इज अवर, मैं इधर हाउस होल्ड लेती हूँ, हाउस होल्ड, और ये हमारा फर्म। फाइन, हमारी इकोनॉमी है, पूरा इकोनॉमी, पूरा समाज। इसमें दो सेक्शन है, टू सेक्शंस ऑफ पीपल। एक हो गया टू सेक्शंस में, एक हो गया हाउस होल्ड, जिसमें हम लोग आते हैं, हमारा घर गृहस्थी, वी ऑल यूनिट्स, हमारे जिसके घर घर गृहस्थी लोग, ठीक है, इनको बोलेंगे हाउस होल्ड। और एक हो गया फर्म, कंपनीज। कंपनीज मतलब आप ITC ले लो, टाटा फॉर्म ले लो, इतनी सारी कंपनीज है, LNT ले लो, कितनी सारी कंपनीज है, वो सारे फर्म। अब देखो फर्म के पास ना अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये है कंपनी का डेफिनेशन जो 11-12 में पढ़े हो तुम लोग। तो फर्म के पास अपना फिजिकली कुछ नहीं होता है,
उसको जो भी चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो सारे हाउस होल्ड के पास होते हैं। मैंने लैंड दे दिया, मैं बहुत रईस हूँ, बहुत जगह है मेरे पास, तो कैपिटल दे दी, किसी ने लेबर दे दिया, कोई बिजनेस को मैंने कोई एंटरप्रेन्योर बन गया जिसने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर ली। तो अल्टीमेटली एक फर्म जो है, लाइक पीएसबी को ले लो, चलो मेरा पीएसबी कंपनी ले लो, तो पीएसबी ट्रेनिंग अकेडमी इट्स जस्ट एन आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, उसका अपना कुछ नहीं है। मैं उसको जगह दे रही हूँ, कोई उसमें लेबर दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कैपिटल दे रहा है, कोई बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड, राइट। नाउ फर्स्ट में टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग, तो वंस वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडल, इस मॉडल में समझ लो एक सेक्शन है, देयर आर टू सेक्शंस इन एन इकोनॉमी। फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज हाउस होल्ड विच हैज गॉट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे हाउस होल्ड के पास है, फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो फर्म है, फर्म के पास कुछ नहीं है, फर्म के पास सिर्फ पैसा है, राइट, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट क्रिएटिंग बिजनेस जो है, बिजनेस इज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट, राइट, जनरेटिंग प्रॉफिट। अब बिजनेस को स्टार्ट करना है, फर्म स्टार्ट करेगा, तो वो हाउस होल्ड से सारी चीजें वो लेगा। क्या क्या चीजें लेगा? ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं रियल फ्लो, इसको अपने बोलते हैं रियल फ्लो, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मूविंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यहां से ये हो गया पहला फ्लो, हाउस होल्ड से फर्म के पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे। अब फर्म जो है इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्ट बना रहा है और सर्विसेज बना रहा है। तो फर्म के पास से, अब देखो पहली चीज, जब वो फर्म जो हाउस होल्ड है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दे रहा है, उसके लिए फर्म उसको रिटर्न में पैसे देगी। तो सेकेंड फ्लो इज द मनी फ्लो, मनी फ्लो हुआ ना। तो फर्स्ट हाँ फ्लो वाज द रियल फ्लो, रियल फ्लो हुआ पहला फ्लो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव कर रहे हैं, फाइन। दूसरा फ्लो हुआ फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, जो है मनी फ्लो, फाइन। अब ये फर्म जो सामान बना रहा है, वो इधर प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो बेचेगा कहाँ? अगेन इट विल गो टू द हाउस होल्ड। तो अगेन देयर इज अ प्रोडक्ट फ्लो, और प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है मतलब क्या? देयर इज अगेन अ रियल फ्लो, रियल फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो आइदर गुड्स और सर्विसेज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। क्लियर है? अगेन अब ये जो सामान ये कर रहा है, एंड सिंस वी आर थिंकिंग कि टू सेक्टर मॉडल है विदाउट सेविंग, तो हम मान के चल रहे हैं हाउस होल्ड अपने पूरे पैसे फिर से वो खर्च कर दे रहा है इन सारे सामान में। सो अगेन देयर इज अ मनी फ्लो, पूरा मनी 100% मनी फिर से इकोनॉमी में घुस गया। सो दिस इज द फोर्थ फ्लो। क्लियर है? टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। हाँ Okay, now let's move to the next model. अब नेक्स्ट मॉडल में ये हाउस होल्ड है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये मेरा फर्म है। हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ से पैसे गए, अब यहाँ से फिर पैसे आए और यहाँ से प्रोडक्शन मतलब सामान खरीदा गया, इस तरीके से मूवमेंट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग तो समझ लिया हमने, अब पढ़ रहे हैं हम लोग टू सेक्टर मॉडल विथ सेविंग। ये तो क्लियर है कि यहां से वो पैसे आ रहे हैं, इनके पास पैसे आ रहे हैं और यहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है, फाइन। अगेन यहां से गुड्स आ रही है, प्रोडक्ट और सर्विसेज, और पैसे इधर फिर से जा रहे हैं। ऐसा दो फ्लो हमने पढ़ चुका है फर्स्ट वाले मॉडल में, पर वहां पर क्या था? इट वाज विदाउट सेविंग। अब अपने क्या पढ़ने वाले हैं? विथ सेविंग। अब मान लो एक कंज्यूमर का इनकम को हम बोल सकते हैं वाई, वाई इज इक्वल्स टू 10,000, या मैं सोसाइटी का इनकम चलो ले रही हूँ 10,000, उसमें से कंजम्पशन हुआ मे बी 8,000, काफी कम कम बोल रही हूँ। y minus c is saving, that is 2000, income minus consumption is saving, that is 2000। अब 2000 जो सेविंग हो गई वो हमारा हाउस होल्ड क्या करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन याद रखना है, हमें पता है, ये जनरल है, बहुत इजी है कि हमारा इनकम होता है, इनकम से कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, वो सेविंग होता है। अब वो सेविंग का हाउस होल्ड क्या करने वाली है?
उसका दो इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो जो हुआ था डीमोनेटाइजेशन के टाइम में, याद है, सारी औरतों के पास इतने पैसे मिल रहे थे ना, हाँ डिमोनेटाइजेशन जब मोदी जी ने किया था तो सबके अलमारी से इतने पैसे निकल रहे थे। सो दैट मनी वाज एक्चुअली, सेविंग का इम्पैक्ट था एक लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट वाज अ नेगेटिव इम्पैक्ट नो डाउट, क्योंकि वो इकोनॉमी से वो पैसे निकल जा रहे थे, ठीक है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, हाउस होल्ड क्या करेगा, वो जो 2000 या 5000 जो भी पैसे, 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी सेविंग्स है, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, वो पैसे को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आ गया, बैंक्स आ गए, एनबीएफसीज आ गया, देन यू हैव इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, जो भी बोल सकते हो, मनी मार्केट, ये सारे जगह पर हम अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। कहीं पर भी हम पैसे रख सकते हैं, एफडी करो, कुछ भी करो, राइट, क्योंकि मैंने सेविंग किया है भाई, सेविंग को हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगा रहे हैं। तो मैंने चलो 2000 लगाया, बैंक में रख दिया या बैंक में एफडी कर दी, तो इसके बदले ये जो बैंक है मेरा मुझे क्या देगा, मुझे 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। 10% तो मेरा सपना है, पर चलो बैंक में मान रही हूँ 10% इंटरेस्ट दे रहा है, रिटर्न देगा। तो ये बैंक रिटर्न कहां से देगा, बैंक रिटर्न कहां से देगा, मैम जो लोग पैसा जमा कराते हैं उससे। बाबा तो खुशी का बात है, पर बैंक वो पैसे रखे रखे कैसे बढ़ाएगा, मैंने तुमको 2000 दिए, बैंक मतलब तो इन्वेस्ट करेगा। yes. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्दर वो पैसे को डिफरेंट फर्म्स में इन्वेस्ट करता है, राइट, इन्वेस्ट करता है या लोन देता है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब फर्म जो है डेफिनेटली उसको, सपोज फर्म यहाँ पे दे रहा है 20%, 20% का ब्याज फर्म दे रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10% हमको रिटर्न दे रहा है, तो ये 20 माइनस 10 जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। Spread is the profit of the financial institution. Higher the spread, higher is the profit of the financial institutions. समझ आया, समझ में आ हाँ रहा है, इसमें कितना फायदा हो रहा है देखो मेरे सेविंग करने का। एक तो मुझे फायदा हो रहा है, जो कंज्यूमर है उसको रिटर्न मिल रहा है अपने पैसे, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, वहां पे भी पैसे आ रहे हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि मैं जो सेविंग कर रही हूँ वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहा है प्रोडक्शन में। अब जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ज्यादा होते हैं एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी। क्लियर है, अब एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, जितना ज्यादा डिमांड होगा अगेन प्रोडक्शन विल इंक्रीज। क्लियर है, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सेविंग होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, सेविंग होगी तो उसका दो इम्पैक्ट हो सकता है, आइदर लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी विच इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, और सेकंड इट विल इंड्यूस इन द इकोनॉमी एज एन इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड जनरेशन विल अल्टीमेटली लीड्स टू मोर प्रोडक्शन। फाइन, तो इस तरीके से ये होगा। लेकिन देखो एक चीज होती है, हम लोग ये जो हमारा जो सर्कुलेशन इकोनॉमी में क्या है, अल्टीमेटली ये जो पूरा अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, यहाँ पे पैसे का फ्लो हो रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, एक सर्कुलेशन हो रहा है ना, पैसे का ही तो सर्कुलेशन हो रहा है, राइट। अनम्यूट करके बोल, म्यूट में कैसे सुनूंगी। अच्छा हाँ हाँ हो रहा है ना, तो पैसे का ही तो सर्कुलेशन हो रहा है। तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होता है, या मैं बोल सकती हूँ जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, तो रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होने लगती है। अब जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है उसका प्राइसेस बढ़ने लगता है। तो और इस सिचुएशन को व्हेन देयर इज अ जनरल राइज इन प्राइस लेवल, इस सिचुएशन को अपने बोलते हैं इन्फ्लेशन। देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बट बहुत ज्यादा जब इन्फ्लेशन होने लगेगा इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू
डिफ्लेशन की तरफ फिर वो जाने लगे, क्योंकि सेविंग्स डिक्लाइन होगी, मैंने वाइज वर्सा इफेक्ट होगा, सेविंग्स डिक्लाइन होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा, प्रोडक्ट, फिर वो पीछे नीचे अगेन वो बिजनेस साइकिल वाला फंड आ गया, ऐसे वाला। मतलब अगर आप इन्फ्लेशन थोड़ा सा हो रहा है इट्स फाइन, बट यहां तक अगर पीक तक पहुंच गया तो फिर वो डिक्लाइन की तरफ आने लगेगा ना। तो यहां पर क्या होता है, इधर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, गवर्नमेंट मस्ट इंटरवेन, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है ना। गवर्नमेंट को मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट को एक इकोनॉमी को प्रॉपरली चलाने के लिए पॉलिसीज बनानी होती है और इंटरवेन करना पड़ता है कि सही तरीके से हमारे इकोनॉमी में पैसे का, रिसोर्सेस का मूवमेंट हो, कुछ ज्यादा ना हो कुछ कम भी ना हो, ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है। तो थर्ड सेक्टर जो है, थर्ड सेक्टर जो थर्ड मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, टू सेक्टर मॉडल थर्ड वाला जो है, उसमें गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन अपने पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब अपने जो पढ़ेंगे यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट। चलो अब यहाँ पर जो अपने पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का रोल। अब इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, एक बैलेंस में चले, ना ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे जाए। हमने देखा ना बिजनेस साइकिल में, अगर ज्यादा इन्फ्लेशन आने लगा, बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं है इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं है, और बहुत ज्यादा अगर हो गई, पीक पे चली गई, तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू डिफ्लेशनरी सिचुएशन, क्योंकि सारी चीजें गंडगोल हो जाएंगी फिर। तो गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है, उसको पॉलिसीज बनानी होती है और इंटरवेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, कि ये इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, वो कंट्रोल हो। वो कैसे करता है गवर्नमेंट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन। ये गवर्नमेंट का एक काम है। जैसे स्टेबलाइजर का क्या काम होता है, वो स्टेबलाइज करे, है ना, वोल्टेज को अप डाउन नहीं होने दे। तो वैसे गवर्नमेंट भी ये जो रोल है ना, इकोनॉमी में कितना पैसा इंजेक्ट करना है या इकोनॉमी से कितना पैसा निकालना है, ये काम करती है गवर्नमेंट, प्रॉपर टाइम पे ये काम करती है। हाउ मच टू इंजेक्ट, एट व्हाट टाइम टू इंजेक्ट, एंड हाउ मच टू ड्रॉ, व्हाट अमाउंट टू ड्रॉ एंड एट व्हाट टाइम टू ड्रॉ, वो टाइमिंग वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिएट करेगी। और यहाँ पर होता है गवर्नमेंट का मेन इंटरवेंशन। गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर पॉलिसीज द्वारा इकोनॉमी में आइदर पैसे इंजेक्ट करती है या पैसे वहां से निकालती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। इसके लिए जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, इसके लिए गवर्नमेंट यूज करती है मॉनिटरी पॉलिसी, फाइन, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स मेजर्स, ये सारे डिफरेंट वे गवर्नमेंट जो है ये सारे काम को करती है। ओके, फोर्थ मॉडल जो है दैट इज योर इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड वाला कंपोनेंट या ग्लोबल इकोनॉमी वाला कंपोनेंट आया था, मैं इसको इंटरनेशनल ट्रेड ही दे रही हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाला सर्कुलर फ्लो में लास्ट मॉडल है, लास्ट कंपोनेंट ये आ गया। मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। हमने पहले पढ़ा टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग, सेकेंड पढ़ा टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग, थर्ड मॉडल में हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को पढ़ा। ये वाला जो है ना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन कैसे करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के गवर्नमेंट मार्केट से पैसे निकाल लेती है, इंटरेस्ट रेट को कम करके इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट करती है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फोर्थ मॉडल जो अपने पढ़ने वाले दैट इज द फाइनल इंटरनेशनल ट्रेड। अब नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमी का जो फ्लो है, इकोनॉमी में जो पूरा फ्लो हो रहा है पैसे का ऊपर नीचे, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड का एक रोल है ना, कि भाई बाहर से जब हम ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना इंपोर्ट करना है कितना एक्सपोर्ट करना है, उसका भी एक बैलेंस रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट्स अ स्टेटमेंट, जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, स्टेटमेंट होता है ना, भाई कितना पैसा कमाया गया, खर्चा हुआ, वैसे बीओपी एक स्टेटमेंट है जहां पर कितना इंपोर्ट हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ उसका हिसाब किताब रहता है। फाइन, तो हम लोग बीओपी को सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस इज पॉजिटिव एंड एक्सपोर्ट इज पॉजिटिव, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, और इट इज नेगेटिव, बीओपी इज सेड टू बी इन डेफिशिट व्हेन आवर इंपोर्ट इज हाई। बट अकॉर्डिंग टू अवर बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन हम लोग
सही बैलेंस कब मानेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस कब मानेंगे? ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं और पैसे आते जा रहे हैं इकोनॉमी में, बहुत एक्सपोर्ट कर दिए, बहुत पैसे आ गए, वो सिचुएशन क्या सही है हमारे इकोनॉमी के लिए? बोलो तो क्या होगा? डू यू थिंक? नहीं मैम, एक बैलेंस में होना चाहिए। एक बैलेंस में होना चाहिए, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अवर बीओपी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज है वहां देखोगे कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, वी इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करते हैं सो दैट वी कैन जेनरेट एक्सपोर्ट, हम लोग प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर सके, मेक इन इंडिया। इसीलिए तो एक इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। सो दिस वाज द एंटायर फ्लो, जहां से किस तरीके से हमारे इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, किस तरीके से पैसे जा रहे हैं, वो हम लोग समझे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ है?